जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला को कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इसको अच्छे से कंठस्थ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी, जहाँ फंसते होंगे क्वेश्चन में, वहाँ मैं आपको कवर कराऊँगा। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसके हैं? जो वर्ण होते हैं, वर्ण किसे बोलते हैं? और वर्ण वही वर्ण हैं ये जो आपने अ से अनार वगैरह ये पढ़े हैं। तो ये वर्ण होते हैं हमारे। अ छोटी बड़ी जो वर्ण है ये वर्ण में आते हैं हमारे, जिनको हम काउंटिंग करते हैं। इन वर्ण को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि भी निकलती है। तो जब प्रत्येक वर्ण के लिए आप अलग अलग साउंड का प्रयोग करते हो, इसके लिए आ बोलोगे तो अगले वाले के लिए आ बोलोगे, इसके लिए ई बोलोगे तो एक छोटी ई होगा तो एक बड़ी ई होगा। तो इनके लिए हम जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं या वर्ण के लिए जो ध्वनि निकल रही है, साउंड निकल रही है, इसलिए इनको वर्ण भी बोलेंगे और इन्हीं को ध्वनि भी बोला जाएगा। तो वर्णों के या ध्वनि के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। अब इसको भाषा के हिसाब से देखते चलते हैं हम कि इसको कैसे कवर करना है। जैसे भाषा की यदि आपसे पूछे सार्थक इकाई क्या होगी, तो वाक्य होगी, क्योंकि जब आप किसी भाषा को बोलते हो तो प्रॉपर लैंग्वेज बोली जाएगी, पूरा सेंटेंस बोला जाएगा, वो सार्थक इकाई होगी वाक्य। जो पद होगा बिल्कुल, उसको बोलेंगे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, यानी कि शब्द तो छोटा हो गया, शब्द तो केवल एक ही शब्द से मिल गया, ये कहीं लिखा गया। अब इसमें कई सारे शब्द, एक और शब्द मिलकर ये पूरा का पूरा वाक्य बनाएंगे। तो ये तो हो जाएगी पूरी भाषा की सार्थक इकाई। और यदि पूछेगा आपसे भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई में क्या आएगा? आपका शब्द आएगा या पद आएगा। अब इसका सीक्वेंस देखते हैं। भाषा की सार्थक इकाई हमने पढ़ ली है, क्या होती है? वाक्य होती है। उसके बाद वाक्य से छोटी इकाई क्या होगी? तो वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य। जैसे बड़ा अधिकारी फिर उपअधिकारी, तो छोटा हो गया उससे, वाक्य से छोटा अधिकारी, यानी कि वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होगी? उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, क्योंकि ये पदबंध इस पद से बड़ा है। तो पद तो खाली एक शब्द हो गया, अब कई सारे शब्द का बंध बनेगा जो पदबंध, तो ये उपवाक्य से छोटी है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है, उपवाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाएगी? पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई कहलाएगी केवल पद। उस पद को ही हमने क्या बोलना है? शब्द बोलना है। क्या बोला जाएगा? शब्द। इसी को ही भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई। अब पद यानी कि शब्द से भी छोटा क्या होगा? पद या शब्द से भी छोटा क्या होगा? अक्षर होगा, जो हम अक्षर लिखते हैं। अक्षर यानी कि जो वर्णों से मिलकर बना होगा, एक से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अब अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है आपकी ध्वनि, जिसको हम वर्ण पढ़ते हैं। तो हमने वर्णमाला पढ़नी है, इन ध्वनियों को ही अब हमने आगे कवर करना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे आपसे, सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण आपको लिखनी है, ध्वनि या वर्ण, इंपॉर्टेंट है। यदि पूछे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तब आपको उसमें क्या लगाना है? शब्द लगाना है या पद लगाना है? शब्द लगाना है या पद लगाना है, ठीक है। अर्थात अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई पूछे आपसे, न्यूनतम इकाई। अभिव्यक्ति का मतलब यानी कि जो इंसान बोलता है, वार्तालाप करता है, उसके लिए आप सबसे छोटी न्यूनतम इकाई किसे मानोगे? तब भी आप ध्वनि या वर्ण को ही मानोगे। हिंदी में ध्वनि या वर्ण के प्रकार यदि आपसे पूछे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हिंदी में वर्ण यानी कि ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? केवल 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन से? एक तो आप स्वर में पढ़ते हो और एक व्यंजन में पढ़ते हो। स्वर में पढ़ोगे तो 11, व्यंजन में पढ़ोगे तो 39 पढ़ोगे। ये आपको सीक्वेंस कंटिन्यू लिखते चलना है, उसको नोट करते चलना है। डाटा सेट करेंगे, 2 प्रकार होगी, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है तो व्यंजन की संख्या 39 है। अयोग्य व ध्वनि या वर्ण किनको बोलते हैं? जो ना तो स्वर हो ना ही व्यंजन हो, यानी कि नपुंसक टाइप। अंग और अह, ये दोनों लास्ट के होते हैं ना, अंग और अह। तभी तो आपने कभी देखा होगा स्वर कहीं पर 13 लिखे मिलते हैं जब छोटा कायदा पढ़ते हो आप। तो प्रॉपर कुल कितने हैं? 11। जबकि अयोग्य व ध्वनि या वर्ण जिनको बाहर से लाया गया है, ना तो वो स्वर है ना ही व्यंजन, ऐसा भी बोल सकते हैं, वो कौन से हैं? अंग और अह होते हैं। अब कुल वर्ण की बात करें, कुल वर्ण में कैसे डिवाइडेशन है? तो व्यंजन बताया आपको 39, स्वर कितने हैं? 11, अयोग्य वा कितने हो गए? 2। अब हम इनको टोटल जोड़ोगे तीनों डिवाइडेशन में, तो वर्णों की संख्या कुल कितनी आती है? यानी कि यदि आपसे पूछे कुल ध्वनि कितनी है या वर्ण कितने हैं, तब आपने काउंट करके कितने बताने? 52। उनमें से व्यंजन कितने हैं? 39, स्वर कितने हैं? 11, और अयोग्य वा अंग और अह कितने हैं? 2। तो एक इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब वर्णों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। वर्गीकरण इसको कैसे किया जाएगा? देखो, वर्गीकरण में भी कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। जैसे 52 है, स्वर उसमें 11 हैं,
व्यंजन उसमें 39 है। और अयोग्यवाह या नपुंसक वर्ण भी बोलते हैं इसको, जैसे नपुंसक बोलते हैं ना तो पुरुष ना स्त्री, तो ऐसे ही नपुंसक है, ना तो व्यंजन है ना स्वर है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, अयोग्यवाह। जिनकी संख्या कितनी है, 2, अंग और अह। अब मात्रा के आधार पर मुख्य स्वर के प्रकार भी 2 होते हैं। मात्रा के आधार पर जो हम मात्रा लगाते हैं कि किसमें ज़्यादा मात्रा देनी है और किसमें छोटी, बड़ी और छोटी। तो एक होता है हसु, हसु का उल्टा होता है दीर्घ, हसु का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो जो छोटे छोटे होते हैं, देखो छोटा, छोटी ही, छोटा ऊ और ऋषि, ये तो हो गए हसु में। अब उसके बाद दीर्घ में बड़े बड़े, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये किस में आ गए सारे के सारे, दीर्घ में। तो टोटल संख्या तो 11 ही आ रही है स्वर की, 4 हसु में तो 7 दीर्घ में आएंगे। अब जो यदि आपसे नोट में क्वेश्चन पूछ ले थोड़ा सा, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 10 मानी जाती है। शुद्ध स्वर में रीरी को नहीं रखा जाता, रीरी को नहीं रखा जाता। वैसे तो 11 ही है कुल, 11 ध्यान रखने। यदि शुद्ध के हिसाब से पूछेगा तो आपको शुद्ध कर देना है कि शुद्ध कितना, टोटल 10 में रखना है शुद्ध को। उसके बाद एक मात्रिक स्वर किसको बोलते हैं, जिन पे एक मात्रा लगती है, जैसे हसु और लघु, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची भी है, एक मात्रिक होती है। द्विमात्रिक जिन पे 2 मात्रा लगती है, दीर्घ और गुरु, तो गुरु बड़ा होता है, लघु छोटा, ये दोनों एक दूसरे के विलोम। हसु और दीर्घ ये एक दूसरे के विलोम, तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची। हसु का मतलब ही लघु है और दीर्घ का मतलब ही गुरु है। द्विमात्रिक पे दीर्घ, एक मात्रिक पे हसु, ये मात्रा का समय हो गया इनकी। उसके बाद दीर्घ स्वर की यदि बात करें, दीर्घ स्वर का भी हमने 7 पढ़े हैं, बड़े बड़े वाले। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब आ गए इसमें। अब इसमें भी कैटेगरी ये है कि एक तो मूल दीर्घ स्वर होते हैं और एक संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। मूल का मतलब जो एक ही जैसी नेचर से बने हैं, जैसे आ और आ जोड़ेंगे तो आ, ई और ई जोड़ेंगे बड़ी ई, छोटा ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ, तो ये तो एक जैसे हो गए मूल। तो मूल में कौन कौन सा है, बड़ा आ, बड़ी ई और छोटा ऊ। जबकि यदि संयुक्त स्वर की बात करेंगे आप, तो अन्य में जो संयुक्त दीर्घ स्वर आते हैं, जैसे आ के साथ ई जुड़ेगा तो ए आता है, आ के साथ ए जुड़ेगा तो आई आता है, आ के साथ ऊ जुड़ेगा तो ओ, और आ के साथ ओ जुड़ेगा तो आऊ आएगा। तो संयुक्त स्वर कितने, 4, और मूल दीर्घ स्वर कितने, 3। तो 4 और 3 7, फिर से दीर्घ स्वर आ जाते हैं। इन्हीं को संधि स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब जोड़ तो रहे हैं, इसमें प्लस प्लस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका, स्वर्ग संधि स्वर्ग भी दीर्घ स्वर को ही बोला जाएगा, जिनकी संख्या कितनी है, 7। यदि आपको नोट में नाम के हिसाब से कन्फ्यूजन क्रिएट करे पेपर में कि मूल स्वर किसे बोलते हैं, जड़ स्वर किसे बोलते हैं, नैसर्गिक स्वर किसे बोलते हैं और बीजाक्षर किसे बोलते हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, केवल 4, जिसमें आप छोटी कंडीशन ध्यान रखेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी, तो ये सब किस में आते हैं, मूल स्वर में। इसी टॉपिक से आपको जो ये है ना, अब दीर्घ संधि और गुण संधि किसे बोलते हैं, तो ये भी नोट करते चलेंगे। गुण संधि स्वर किसे बोलते हैं, जैसे आ और ई होगा एक ही मात्रा लगेगी, आ और ए होगा एक ही मात्रा लगेगी। तो जहाँ आपको किसी शब्द में एक ही मात्रा लगे और ऐ की मात्रा लगे, तो ये दोनों जहाँ भी दिखाई दें वो उसमें क्या होगी, गुण संधि। जैसे एक एक लिखते हैं ना हम, तो ए की मात्रा लगती है, तो ये जो पहचान होती है गुण संधि की है। उसके बाद दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो आ और ऊ हो जाएगा ओ, आ और ओ हो जाएगा आऊ। तो जहाँ भी आपको आऊ की या ओ की या औ की मात्रा दिखाई दे, वहाँ पे कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। आगत स्वर किसको बोला जाता है, जो ओ के ऊपर ये लगता है ना चांद, तो उसको आगत स्वर बोला गया। जैसे आप लिखते हो ओयल, ओयल लिखते हो ना, तो ये ओ क्या है, आगत स्वर है। इसमें आप ध्यान रखेंगे आगत स्वर कौन सा होता है, गुण संधि, एक मात्रा दीर्घ, यानी कि मात्रा बढ़ जाए, ठीक है। दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा है, बड़ी। अब उसके बाद जीव के आधार पर भी स्वर के प्रकार हैं। जैसे जीव का हमने 2-3 पार्ट देखते हैं, अग्र होता है एक, मध्य होता है और एक पश होता है। तो 3 पार्ट के हिसाब से पढ़ना है। अग्र का मतलब वो वाला हिस्सा जिन स्वर को हम जीव के अगले हिस्से से बोलते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री, ये सब किस में आते हैं, हमारे अग्र स्वर में आते हैं, यानी कि हम जीव के अगले हिस्से से बोलते हैं। मध्य का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, केवल अ, जिसको हम साउंड के साथ बोलते हैं ना अ, तो जीभ के मध्य भाग से बोला जाने वाला एकमात्र वर्ण या ध्वनि कौन सी है, वो आ है। पश का मतलब जो पीछे की साइड से जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं, जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। आप थोड़ा प्रयत्न करेंगे इनको बोलने के लिए। ये 3 टाइप आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक पढ़ते हैं हम ओष्ठ, यह मुख आकृति के आधार पर। यदि आपको फिलहाल टप रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव जब लगाएंगे आपको कन्फ्यूजन दूर होता चलेगा। ओष्ठ के आधार पर 2, एक तो वर्तुल, गोलाकार या वर्तमुखी, ये तीनों एक ही नाम है। जबकि दूसरा प्रकार प्रसृत
अवर्तमुखी और अवृत्ताकार, यानी कि कुल मिला के जिसमें बोलते समय मुंह गोलाकार, होठों क्या करती गोल हो जाए, कोष्ठ का मतलब होठों क्या करती, और जिसमें गोल ना हो, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इन्हें बोलते हुए आपके होठ क्या करती गोल हो जाती है। जबकि आ, छोटी बड़ी ए और ऐ को बोलते हुए ऐसी कंडीशन नहीं घटित होती, तो वो किस में आते हैं, अवर्तमुखी या वृत्ताकार में आते हैं। नोट करने वाला पॉइंट, रीरी यानी कि रीसी जो होता है वो अर्धवृत्ताकार स्वर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तत्सम स्वर भी किसे बोला जाता है, ऋषि को बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। ऋषि के लिए तत्सम स्वर भी बोलते हैं और ऋषि को ही अर्ध स्वर भी बोला जाता है। अयोग्य वाह में भी हमेशा तत्सम यूज होते हैं, अयोग्य वाह जो होते हैं ना तत्सम, और विसर्ग तत्सम है ना, विसर्ग भी हमेशा तत्सम होते हैं और अयोग्य वाह भी हमेशा तत्सम में आते हैं। यानी कि जहाँ भी आपको दिखेगा ना कि विसर्ग लगे हुए हैं तो इसका मतलब वो शब्द तत्सम में आ रहा है। ये नोट करने वाली चीज़ें हैं, अब इनको नोट करेंगे। मुख के खुलने के आधार पर किस वर्ण को बोलते हुए मुख कम खुल रहा है और किसको बोलते हुए ज़्यादा खुल रहा है, ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। इसको भी 4 भाग हैं, जैसे पहला संवर्त, जिसमें मुख लगभग बंद रहे, समवर्त, समवर्त ऐसे ध्यान रखेंगे, यानी कि वर्त गोल बनना बंद हो जाए, बिल्कुल बंद। तो ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ये सब आते हैं किसमें, जिसमें मुख लगभग बंद रहे। जबकि विवर्त इंपॉर्टेंट है, विवर्त जिसमें विशेष वर्त बनता हो, मुख ज़्यादा खुलता हो, जिसमें रुक्का तार के बोलते हैं ना, अ कहाँ जा रहा है, अ, तो अ मुख सबसे ज़्यादा खुलता है किसमें, अ में, तो विवर्त विशेष वर्त बनता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अ। जबकि अर्ध संवर्त जिसमें आधा मुख खुलता हो, ए और ओ, ध्यान रखना है, और अर्धविवर्त में अ, ए, ओ, और ओ एल भी इसी में ही आता है अर्धविवर्त में। अब इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, अर्ध स्वर किसे बोलेंगे और स्त्री वर्ण किसे बोलेंगे। अर्ध स्वर में य और व आएंगे, य और व, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में कहीं कहीं पर, जैसे आप लिखते हो आई, तो आप आई को ऐसे भी लिख सकते हो, तो यानी कि य, ई और य ये दोनों स्वर का भी काम करने हैं, तो इस कंडीशन में इनको लिखा गया है अर्ध स्वर होते हैं, या और व दोनों। और स्त्रीलिंग वर्ण किसको बोला जाता है, जैसे आप ई, बड़ी ई और री पढ़ते हो, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग वर्ण में आते हैं। तो स्त्रीलिंग वर्णों की संख्या 3 है। यदि यहाँ पर वीडियो आपको अच्छी लगती हो यहाँ तक, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप ये सब कॉन्टैक्ट्स रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से व्यंजन को कवर करेंगे। इसके लिए जो ट्रिक बनाई गई है उसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा कि आपको कौन सा कहाँ से वर्ण बोला जाता है, उसको कैसे याद रखना है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।